अभी का समय हिंदी साहित्य के लिए बहुत अच्छा है। अभी एक साथ जितने लोग लिख रहे हैं इतने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक साथ कभी नहीं लिख रहे थे। यह एक ऐसा समय है जब लिखने और पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, आज मैं एक नए लेखक की बात करने जा रही हूँ, ज्योत्सना कपिल। नाम आपने सुना होगा, युवा लेखिका हैं। इनकी लघु कथा, कहानियाँ और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। आज हम अपनी चर्चा में इनके उपन्यास उर्वशी को लेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह नायिका प्रधान उपन्यास है। उर्वशी कहानी है एक ऐसी महत्वाकांक्षी युवती की जो अत्यंत रूपवती है, मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, लेकिन उसमें स्वाभिमान और गुण भरे हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में उसके थिएटर से। थिएटर चल रहा होता है, नाटक जिसमें उसका अभिनय बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। पर्दा गिरने के बाद जब वो ग्रीन रूम में जाती है तो उसके पास फूलों का एक गुलदस्ता आता है। भेजने वाले का नाम शिखर लिखा होता है। ऐसा इधर कुछ दिनों से लगातार हो रहा था। जब भी उसका कोई नाटक होता, उसके समाप्ति के बाद शिखर का गुलदस्ता उसे ज़रूर मिलता, लेकिन वह इस नाम के अलावा कुछ नहीं जानती थी। फूलों को देख के उसे इतना समझ में आता था कि यह व्यक्ति सुरुचि संपन्न होगा। और चूँकि उसके नाटक के बाद हमेशा ये गुलदस्ते आते थे तो उसे यह भी लगता था कि वह ज़रूर दर्शकों में होता होगा, नाटकों का मुरीद तो होगा ही। शिखर जो है धीरे धीरे उर्वशी के मन में बसने लगा था। वो अक्सर सोचा करती कि कैसा दिखता होगा वो, कौन होगा वह, क्या करता होगा वह। बहुत सारे ख्याल उसके मन में आते रहते हैं। इसी दौरान एक दिन वह दोस्तों के साथ ट्रेड फेयर देखने जाती है। वहाँ उसे एक नामी गिरामी बिजनेसमैन राणा साहब दिखाई देते हैं। राणा साहब युवा हैं, अत्यंत आकर्षक दिखते हैं। वह बार बार उन्हें देखती रहती है। राणा साहब भी उसकी ओर मुड़ मुड़ के देखते हैं। वह सोचती है, कौन है यह व्यक्ति, इतना सुदर्शन लग रहा है, और इसकी ओर बरबस निगाह चली जा रही है। ऐसा एक दिन और होता है। इसी समय उर्वशी को फिल्म इंडस्ट्री से, मुंबई से एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। फिल्म साइन कर लेती है वह। उसके जो सपनों को पंख लग जाते हैं, वह सोचती है कि अब वह मुंबई जाके बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाएगी। इसी दौरान वह मिलने के लिए मम्मी पापा से अपने घर आगरा पहुंचती है। वहां दूसरे ही दिन पिता आके उससे पूछते हैं कि क्या तुम किसी शिखर को जानती हो, वह बाहर आया है। उर्वशी दौड़ती हुई जाती है। बाहर जाके वह देखती है कि अरे ये तो राणा साहब है। उससे असमंजस में देख के राणा साहब कहते हैं कि मेरा पूरा नाम शिखर प्रताप सिंह राणा है। मुझे लोगों ने उपनाम राणा दिया हुआ है, मैं हूँ तो शिखर ही। शिखर से मिलके उर्वशी खुश होती है, बातें होती हैं। इसके बाद शिखर उनके माता पिता से भी बात करते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मम्मी पापा कहते हैं ये हमारे घर रिश्ता लेके आ रहे हैं, कल आएंगे। उर्वशी शिखर के ख्यालों में खो जाती है। अगले दिन शिखर, उसका भाई, उसके 2 बच्चे और एक बहन आती है। उर्वशी सोचती है, अरे क्या यह युवक विवाहित था, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। क्या इसने मेरे साथ छल किया? फिर उसे लगता है इसने मुझे छला कहाँ, कल हो सकता है उसने मेरे मम्मी पापा को बता दिया हो कि मैं विवाहित हूँ, मुझे घर वालों ने नहीं बताया। वह इस असमंजस में रहती है। तभी उससे पूछा जाता है कि क्या वह इस विवाह के लिए तैयार है। वह हाँ कर देती है और शिखर की बहन शिप्रा अपने पर्स से कंगन निकाल के शिखर के छोटे भाई सौर्य को देती है। लो सौर्य, अपनी दुल्हन को पहना दो। उर्वशी चौंक जाती है, ये क्या हुआ? उसका विवाह इस अनजाने युवक से हो रहा है। उसने तो सोचा था कि उसका विवाह शिखर से होगा। वह बहुत उदास होती है, तुरंत अपने कमरे में आके लेट जाती है। शिखर वहाँ आते हैं, उसकी तबीयत पूछते हैं, फिर उससे कहते हैं विवाह में अभी समय है, आप इसकी तैयारी कर लें, और चले जाते हैं। राणा साहब का परिवार राज खानदान था, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अत्यंत उच्च कुलीन और उच्च वर्गीय वैभव से संपन्न। ऐसे बड़े घर में बिटिया का विवाह के बारे में सोच के ही उर्वशी के माता पिता और भाई बहुत खुश होते हैं। खुश तो उर्वशी भी होती है, लेकिन उसके मन में एक कसक जगी रहती है कि शिखर ने यह क्या किया, खुद के साथ नहीं अपने छोटे भाई के साथ मेरा विवाह कर दिया। उसे लगता है कि अब
उसके भाई के साथ रहने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह शिखर से दूर रहे, तो वह विवाह के बाद भी दूर रहने लगती है। लेकिन शादी के दूसरे दिन, सुहागरात के दिन, उस पर वज्रपात होता है। शौर्य उर्वशी को कह देता है कि मैं तुमसे बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखना चाहता, यह शादी दिखावे के लिए है, मेरे घर वालों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। मैं तो एक ग्रेसी नाम की लड़की से प्रेम करता था, लेकिन घर वालों को विजातीय विवाह पसंद नहीं था और उन्होंने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। मेरी शादी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ करवा दी गई। उर्वशी के ऊपर पहाड़ टूटता है। वह गुस्सा होती है, अपने घर चली जाती है। शिखर आके उसे मना के ले आते हैं और कहते हैं कि हम लोग शौर्य को समझाएंगे, उस लड़की का अब उसके जीवन में कोई स्थान नहीं रहेगा। उर्वशी तय करती है कि ठीक है, एक मौका देके देखते हैं। वह अपने ससुराल आ जाती है। थोड़े दिनों के बाद शौर्य भी उसमें रम जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वह लड़की ग्रेसी, जिसने एक इतने बड़े खानदान में रिश्ता जोड़ा था, वह सोच रही थी कि कम से कम पैसे तो मुझे मिल ही जाए, जो कि अब नहीं मिल रहे थे। वे दोनों फिर से मिलने लगते हैं। वह बार बार उसे ब्लैकमेल करती है और अपने प्रेम का वास्ता देती है। शौर्य उसकी ओर भी झुकता है। उसे लगता है कि कभी मैंने इससे प्रेम किया था तो मेरा कुछ दायित्व उसके प्रति भी है। वह दोनों के बीच में द्वंद्व में फंसा रहता है। इसी बीच शिखर पूरे परिवार के लिए एक स्विट्जरलैंड का ट्रिप प्लान करते हैं। सभी खुशी खुशी उस ट्रिप पे चले जाते हैं। उर्वशी को वहाँ काफ़ी आनंद आ रहा था। उसके और शौर्य के बीच में दूरियां अब मिट चुकी थी, तो वह भी इस छुट्टी को एंजॉय कर रही थी। तभी उसके मेल में कुछ मेल आते हैं, जिन्हें देख के वह तंग रह जाती है। वह एक अननोन मेल था। उसमें ग्रेसी और शौर्य की बहुत सारी अंतरंगी तस्वीरें थी, जो तिथि के साथ थी और उसके विवाह के बाद की थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह इसके बारे में शौर्य से जवाब तलब करती है। शौर्य पहले तो माफ़ी मांगता है। उर्वशी कहती है कि अगर यह काम मैंने किया होता तो। यह सुनते ही उसे ताव आ जाता है और वह गुस्से में कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम पूछो। उर्वशी कहती है मुझे यह हक समाज ने और कानून ने दिया है। तो कहता है कि ठीक है, जाओ समाज और कानून से जवाब मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूँ। मैंने इतनी आज़ादी किसी को नहीं दी है कि वह मेरे जीवन में आके दखल अंदाजी करे, और तुम्हारी कोई ऐसी औकात नहीं है कि तुम आओ और मुझसे मेरे जीवन के बारे में कुछ पूछो, मुझे रोको, मुझे टोको। या भाई साहब को शौक़ है कि वह खूबसूरत चीज़ें घर में ला के सजाते हैं, तो वह तुम्हें ले आएँ और तुम मेरे लिए मेरे घर की 100 पीस से अधिक कुछ भी नहीं हो। उर्वशी का दिल टूट जाता है, उसका स्वाभिमान चूर चूर हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत शिखर को फ़ोन करती है और कहती है मेरी वापसी की टिकटें करा दे। शिखर उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ मैं उसे समझा लूँगा, तुम मान जाओ। लेकिन उर्वशी कहती है नहीं, अब बस, अब मेरा इस घर से कोई संबंध नहीं है, मैं जाऊँगी। तो शिखर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा, अकेले नहीं जाना है। दूसरे दिन उनकी वापसी होती है। वे पहले मुंबई जाते हैं क्योंकि शिखर को वहाँ बिजनेस का कुछ काम रहता है। शिखर उसे होटल में छोड़ के साथ में एक अंगरक्षक के साथ भेज देते हैं और खुद अपनी मीटिंग अटेंड करने चले जाते हैं। रात में शिखर उसे अपने स्वीट में बुलाते हैं, वहीं वो लोग खाना खाते हैं। इसके बाद उर्वशी अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ फ़ोन करके शिखर उसका हालचाल ले रहे होते हैं। तभी वे उससे मन की गांठें खोलते हैं और बताते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता था, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम अनित्य सुंदरी थी, तुम्हारे अंदर का जो कलाकार था उसने भी मुझे प्रभावित किया था, लेकिन मैं विवाहित था, तुमसे विवाह नहीं कर सकता था। फिर मुझे पता चला तुम मुंबई जा रही हो, मुझसे इतनी दूर चली जाती, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हारा विवाह अपने भाई से करवा दिया। उर्वशी को बहुत धक्का लगता है। वह भी अपनी प्रेम की स्वीकारोक्ति देती है, कहती है कि मुझे भी आपसे पहली नज़र में प्रेम हुआ था और विवाह के समय भी मैंने यही समझा था कि मेरा विवाह आपके साथ होने वाला है, लेकिन आपने यह क्या कर डाला। शिखर उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि अब तो जो हो चुका। अगले दिन उर्वशी अपने घर चली जाती है। घर में सबको बताती है अपनी स्थिति। सभी परिवार वाले दुखी होते हैं। उसका भाई कहता है तुम्हारा मन लगा रहेगा, मेरे साथ लखनऊ चलो, कुछ दिन वहीं रहना। उर्वशी चली जाती है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है।
इस दौरान वह एक नाटक में भी काम करती है और दूरदर्शन के लिए भी काम कर रही होती है। वह तय करती है कि मैं अपने बच्चे को यहीं जन्म दूंगी और काम भी जारी रखूंगी। इसी बीच शेखर उससे मिलने आते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वह प्रेग्नेंट है। वे उसे घर आने को कहते हैं, लेकिन उर्वशी कहती है कि आपने जब प्रेम की स्वीकारोक्ति दे दी, मैंने भी अपना प्रेम स्वीकार कर लिया, तब मैं शौर्य के साथ कैसे रहूँगी। उर्वशी शौर्य के साथ जाती है या नहीं, क्या वह शिखर के साथ अपना घर बसा लेती है? इन प्रश्नों के जवाब आपको इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मिलेंगे। लेकिन इस उपन्यास के बारे में जो अन्य बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी विशेषता इसकी रोचकता है। जब आप पहले पन्ने को पढ़ रहे होंगे तो आपका मन अंत किए बिना छोड़ने का नहीं होगा। इसमें हर एक चीज़ का सूक्ष्म वर्णन किया गया है जो आपको बहुत प्रभावित करेगा। ज्योत्सना की यह विशेषता ही कही जाएगी कि उनके पहले उपन्यास में आपको इतना विस्तृत और अच्छा वर्णन पढ़ने को मिलता है। कई सवाल भी हैं यहाँ पे जो हमें देखने को मिलते हैं। यह साधारण से थोड़ा सा असाधारण बन जाता है जब इन सवालों पे हम गौर करते हैं। उर्वशी अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहती है। देखिए, आज भी ऐसा क्यों है कि एक पुरुष स्त्रियों को इसी नज़र से देखता है कि वह उसके लिए एक उपभोग की सजावट की वस्तु है। पुरुष अगर अभिजात है तो वह ऐसा क्यों सोचता है कि मेरे ही अधिकार हैं, स्त्रियों के कोई अधिकार नहीं है। वह बहुत आसानी से कह देता है कि तुम मेरे घर से निकलो, बहुत आसानी से कह देता है कि तुम जाके कानून से अपना हक मांगो। जब कानून ने तुम्हें हक दिया है तो मैं तुम्हें कोई हक नहीं दूंगा। क्या स्त्रियां इस तरीके से कह सकती हैं? और अगर कहेंगी तो पुरुष क्या करेगा? उसका जवाब क्या होगा? तब पुरुष का गर्व कैसे चूर चूर होगा, उसका स्वाभिमान कैसे चूर चूर हो जाएगा। तो फिर क्यों नहीं स्त्रियों का स्वाभिमान चूर चूर होगा? और जब स्त्रियों का स्वाभिमान चूर चूर होता है तो क्यों लोग कहते हैं कि अरे इसमें स्वाभिमान करने की कौन सी बात हो गई, पुरुष ने ऐसा कह दिया तो कह दिया। उर्वशी से जब विवाह की बातचीत हो जाती है, शिखर उससे कहते हैं कि देखो, मेरी एक बात मान लेना, शादी के बाद तुम्हें अपना नाटक छोड़ना होगा, रंगमंच को तुम भूल जाना। जो शिखर उसके नाटकों से प्रभावित होकर उसके पास आते हैं, उससे प्रेम करते हैं और उसका विवाह अपने भाई से करवाते हैं, वही शिखर शादी होते ही वही चीज़ छोड़ देने को कहते हैं जिसकी वजह से उन्हें उससे प्रेम हुआ था। यह अक्सर आज भी ऐसा ही होता है कि गायन से प्रभावित होकर, नृत्य से प्रभावित होकर लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन जैसे ही विवाह की बात आती है वैसे ही कह देते हैं कि तुम्हारा जॉब करना मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारा डांस करना मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारा गाना मुझे पसंद नहीं है, ये सब कुछ छोड़ना होगा। क्यों? हमें यह सोचने की ज़रूरत है। उपन्यास ऐसे ही कई सवाल हमारे सामने छोड़ती है। यह मातृभारती पे उपलब्ध है। इसका लिंक आपको किताबें के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। बाय बाय।